नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत पारीक और आप लोग देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आज हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ संजय मूल मौजूद है। नमस्कार संजय जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आज काफ़ी सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए राजनीति में, पर सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा बांग्लादेश में हो रही हिंसक प्रदर्शन या फिर ये कहें हिंदुओं पर हो रही प्रताड़ना पर। वहाँ का एक छात्र नेता या फिर ये कहें एक कट्टरपंथी छात्र नेता उस्मान हदी की मौत के बाद लगातार हिंदुओं पर प्रताड़ना की खबरें तेज़ी से वायरल हो रही है। और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार की खबरें लगातार सामने आ रही है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाहे जहाँ भी जो लोग बहुसंख्यक होते हैं, जैसे अगर आप भारत की लें तो भारत में हिंदू समाज बहुसंख्यक है, यहाँ से आपको ऐसी कोई बातें नहीं दिखेंगी। लेकिन अगर आप दूसरे देशों में जहाँ भी देखें, आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लें, पाकिस्तान का लें, इन देशों में शुरुआत से ही जो हिंदू समुदाय है या जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है, उसके साथ हमेशा से अत्याचार होते आए हैं। बांग्लादेश को 1971 में भारत ने ही आज़ाद करवाया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आदेश दिए थे और भारतीय सेना ने जज्बे का, साहस का परिचय देते हुए बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया था। लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने धीरे धीरे अपने पैर जमाने शुरू रखे। अब हाल ही के दिनों में अगर आप देखें, साल भर पहले जब बांग्लादेश में हिंसा हुई थी, उस समय शेख हसीना को भारत ने शरण दी, लेकिन उसके बाद से आईएसआई ने वहां अपने पैर जमा लिए। जमात आज के दिन वहां सत्ता के अंदर काबिज है और जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं यूनुस, ये भी जमात के इशारों पर ये काम करते हैं। अब वहाँ जो जमात जिस प्रकार के फैसले देती है, उसी इसी वजह से जो दीपू चंद्र दास की जो हत्या हुई है, ये वहाँ की जो जमात की जो ताकत है उसको दिखाता है कि किस प्रकार वहाँ पुलिस है, प्रशासन है, वो कट्टरपंथियों के आगे नतमस्तक हो चुका है। और अल्पसंख्यक जो समुदाय है, वहाँ हिंदू हो चाहे कोई भी हो, आप वहाँ के कई लोगों की अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे, उन लोगों को त्योहार खुल के नहीं मनाने दिए जाते। उन लोगों को उनके राइट टू एक्सप्रेशन या उनके जितने भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, वो वहाँ बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। अब चाहे आप वहाँ सत्ता में हो चाहे नहीं हो, आप नेता हो नहीं हो, फिर भी आपके साथ इस प्रकार की एट्रोसिटीज़ वहाँ होती रहती हैं। और बांग्लादेश के इन हालातों पर भारत ने पूरी नज़र बना रखी है। भारत के अंदर भी, समाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो पड़ोसी मुल्क है और वहाँ पड़ोसी देश के अंदर आप अपनी सेना तो भेज नहीं सकते। लेकिन ज़रूर भारत सरकार की तरफ से वहाँ दबाव भी बनाया जा रहा है कि वो अल्पसंख्यकों की जो भी मांगे हैं या उनकी जो सुरक्षा है, उसको वो वहाँ उपलब्ध करवाए। सर, लगातार एक मांग सामने आ रही है। अभी आपने भी कहा कि भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने उस देश को तोड़कर एक नया देश बनाया था, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था। और अभी आपने कहा कि जो भारतीय सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है। तो लगातार ये जो भारतीय जनता है उनमें आक्रोश है कि क्यों सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है इतनी ज़्यादा हिंसा को देखने के बाद भी, क्योंकि वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है उस पे भी पत्थर फेंके गए और किसी एम्बेसी पे हमला उस देश पे हमला माना जाता है। किसी भी देश के अंदर अगर ऐसी वारदात होती है तो, पर लगातार हम देख रहे हैं कि चुप्पी साध रखी है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि कोई भी संप्रभु देश होता है, उसके ऊपर डायरेक्टली, अब जैसे आम जन बावन की तो कोई भी विचार हो सकते हैं कि आप अटैक क्यों नहीं कर रहे, आप वहाँ एक्शन क्यों नहीं ले रहे। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मामले ऐसे होते हैं, उसके अंदर आप डायरेक्टली किसी भी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात, वहाँ सभी कट्टरपंथी नहीं है। सरकार के अंदर सभी जो लोग हैं वो इस प्रकार के नहीं है कि वो भारत विरोधी बात कर रहे हो। भारत वहाँ समय समय पर मदद पहुंचाता रहा है, समय समय पर काम करता रहा है। और भारत और बांग्लादेश के जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहे हैं 1971 के बाद से ही। और आज भी बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा माल भारत आयात होता है, भारत खूब सारी चीज़ें बांग्लादेश को निर्यात करता है। दोनों देशों की इकोनॉमी के अंदर एक दूसरे का सिग्निफिकेंट रोल होता है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि डायरेक्टली कर लो, तो अंतर्राष्ट्रीय जो इस समय हालात हैं, आप रशिया यूक्रेन युद्ध देख लें या फिलिस्तीन गाजा वाला युद्ध देख लें, इसराइल का जो युद्ध है वो देख लें, अभी हाल ही में अमेरिका वेनेजुएला का युद्ध देख लें, तो युद्ध किसी भी चीज़ का अंतिम हल नहीं होता, वो लंबे चलते हैं। दूसरी बात, अभी भारत के ऊपर टैरिफ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव है कि अलग अलग देशों के अंदर जिस प्रकार का माल सप्लाई होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देशों के साथ डील करने में लगे हुए हैं। अभी हाल ही में एक खबर आई है कि न्यूजीलैंड के साथ भी एफटीए लागू हो गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ लागू है, इसके साथ ही अन्य कई देशों के साथ भी चालू हो रहा है। तो उसके अंदर अगर आप इस प्रकार का कोई कदम उठा लेते हैं, अभी जैसे अरब देश हैं, अगर आप अरब देश देखें, मिडल ईस्ट के जितने भी देश हैं, उनके साथ भी भारत का अच्छा रिश्ता है और वहाँ भी माल भारत से खूब ज़्यादा निर्यात होता है।
अगर आप बांग्लादेश के अंदर इस प्रकार का कोई एक्शन लेते हैं तो दूसरे देश या यूं कहे जो ताकतवर देश होते हैं वो अपना इंटरफेरेंस करते हैं और फिर वो आपके व्यापार को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो भारत अभी इस प्रकार का कोई भी कदम इसीलिए नहीं उठा रहा है कि उसका व्यापार कहीं प्रभावित नहीं हो, कि आप महज जैसे मानो कि एक छोटे वर्ग को बचाने के लिए आप एक बड़े वर्ग की आजीविका के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। और ये सभी वो कारण है जिसकी वजह से अभी भारत वहां एक्शन लेने से बच रहा है। लगातार ये आरोप विपक्ष द्वारा लगाया गया मोदी जी पर भी, चाहे फिर वो टैरिफ की धमकी को लेकर ट्रंप द्वारा ये कहना हो कि मैंने सीज फायर कराया, या फिर अभी भी कि क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी कमजोर हो चुकी है कि हमें डर की वजह से जो अपने हित है वो नहीं देखने पड़ेंगे। देखिए, अपने हित कैसे नहीं देखने पड़ रहे? अगर आप ध्यान देंगे तो अमेरिका के साथ जो टैरिफ वाली डील है वो अटकी हुई कहाँ है? वो अटकी हुई है अमेरिका का डेयरी सेक्टर। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो अपने वहाँ का जो डेयरी सेक्टर है उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दे। अब भारत के अंदर सबसे पहले तो धार्मिक भावनाएं तो जुड़ी हुई हैं, साथ में भारतीय किसानों के इंटरेस्ट भी जुड़े हुए हैं और अपने देश के लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही सरकार उस डील पे आगे नहीं बढ़ रही है। क्योंकि अगर आगे बढ़ जाती है अचानक से तो भारत के अंदर जो किसान है, जैसे जो मक्का किसान है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो मक्का यहाँ डंप करे, इसके साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स को डंप करे, तो अगर वो भारत के अंदर इस प्रकार का करता है तो भारत का नुकसान होता है, बहुत ज्यादा देशवासियों का नुकसान होता है और इसीलिए वो अटके हुए हैं। विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना कि आप दबाव में हैं, कुछ भी है। अब इन चीजों को चाहे आप दबाव मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन ये जो भी चीज देश के लिए आवश्यक होती है उसके लिए अगर आपको 2 कदम पीछे भी खींचने पड़े तो ये एक स्पष्ट उसकी पहचान होती है कि जिस प्रकार से देश को लीड किया जा रहा है, आप कौन से विचार के साथ आप देश को लीड कर रहे हैं। और अमेरिका के साथ जो डीलिंग चल रही है, बाकी देशों के साथ अफ्रीका के अंदर हमारी डीलिंग चल रही है, वो देश के हितों को ध्यान में रख कर ही चल रही है। और इतनी जल्दी कोई फैसले नहीं ले लिए जाते कि जल्दी से आप कर लीजिए। मीडिया के अंदर परसेप्शन बना के जो कहा जाता है कि सरकार इस पर फैसला ले जल्दी, मीडिया का परसेप्शन और आम जन का परसेप्शन अलग हो सकता है, लेकिन जब पॉलिसीज बनती है, नीतियां बनती हैं, तो उनमें समय लगता है और वो रोबस्ट होनी चाहिए ताकि आपके देश के जितने भी नागरिक हैं उनके जो हित हैं उनके साथ किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हो। हाल ही में हमने ऑस्ट्रेलिया में एक आतंकी हमला देखा, उसके बाद हम बांग्लादेश देख रहे हैं। लगातार एक बहुत फेमस कोट है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, पर हमने ये भी देखा है कि आतंक की जो है वो किसी विशेष धर्म विशेष से आते हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है? और लगातार इसको डिफेंड करते हुए भी दिखते हैं लोग। देखिए, ये जो भी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आतंकवादियों का जो आपने बताया कि भाई आतंक का कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल आतंक का कोई धर्म नहीं होता, पर हमेशा वो एक ही विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, ये बिल्कुल बात सही है। आप अगर देखें इस विशेष समुदाय का इतिहास देखें, 1400 साल पुराना इतिहास है, ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है। और इसके अंदर जब से कट्टरपंथी घुसे हैं, वो कट्टरपंथियों की वजह से ये धर्म के अंदर लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, उनके ऊपर जो उल्टे सीधे कानून है वो थोप दिए जाते हैं। देवबंदी जो हैं उनके अलग तरीके की जो सोच होती है वो लोगों के ऊपर थोप दी जाती है। इसके साथ ही इनका ब्रेन वॉश किया जाता है पढ़े लिखे लोगों का, और ब्रेन वॉश करने की वजह से भी, और या बाकी यूँ कहें कि इनकी पर्सनल जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो हो, चाहे कुछ भी हो, इस प्रकार की चीज़ों की वजह से ही ये इस प्रकार के रास्ते अख्तियार करते हैं। और ये सभी को मालूम है कि इनके पीछे इनकी खुद की सोच नहीं होती, इनके पीछे इनके आका बैठे होते हैं जो इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। खैर, आशा करते हैं कि बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर हिंसा जल्द रुके और सरकार कोई ठोस कदम उठाए। अगले मैं सवाल पे जाऊंगा। एक बिल जिसने बहुत ज्यादा हंगामा मचाया और अब शायद काफी न्यूट्रल होता दिखाई दे रहा है, वीबीजी राम जी। इस देश में राम के नाम पे विरोध होना कोई नई बात तो नहीं है, और वो विरोध विपक्ष कर रहा हो ये भी नई बात नहीं है। हालिया क्या अपडेट है, क्या बताना चाहेंगे आप हमारी जनता को कि अभी हाल ही में किस मुद्दे पर बातचीत है, इसमें क्या चल रहा है? देखिए, इसके अंदर क्या चल रहा है, राष्ट्रपति ने इस बिल को एक्सेंट दे दिया है, अब ये कानून बन चुका है और इसके अंदर नए प्रावधान किए गए हैं। पहले 100 दिन का रोजगार था, अभी 125 दिन की गारंटी है। पहले जो टाइम लिमिट थी वो महीने भर की पेमेंट की थी, अभी 7 दिन से 15 दिन मैक्सिमम कर दिया है। या तो 7 दिन में आप पेमेंट कीजिए या 15 दिन मैक्सिमम है, उसके बाद में आपके जुर्माना लगेगा। साथ ही में अगर आप 15 दिन तक एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं, आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही
इसके अंदर अब जो विकसित भारत का जो विजन है उसके आधार पर काम होंगे। जो पहले डिमांड ड्रिवन जो था कि लोग कितने काम मांगने आ रहे हैं, आप उनको बेतरतीब तरीके से काम पकड़ाते जा रहे हैं, खड्डे खुदवा रहे हैं या कुछ और करवा रहे हैं। अभी जो गाँवों के अंदर जो जैसे ग्रामीण जल संरचनाएं हैं उनके लिए है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके लिए है, गाँव में तालाब निर्माण है या कोई रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसके अंदर नरेगा को काम में लिया जाएगा। इसके साथ ही 2 महीने का कैप लगाया गया है कि 2 महीने की छुट्टी होगी जो एग्रीकल्चर सीजन चलेगा, जिस समय चूंकि होता क्या है, अब जैसे मैं आपको राजस्थान का एग्जांपल देता हूँ, राजस्थान में जब एग्रीकल्चर सीजन पीक पर होता है तो उस समय उनकी जो तनख्वाह होती है, नरेगा के अंदर जो पैसे मिलते हैं वो काफी कम होते हैं एक्चुअल मजदूरी से। और एक्चुअल मजदूरी अगर आप देखें एग्रीकल्चर सीजन में, पीक सीजन में 700 800 1000 रुपए तक पहुंच जाती है। तो अगर वो उस आदमी के पास 2 महीने काम वो नहीं देखेगा और वो नरेगा में जाने को बाध्य नहीं होगा तो वो व्यक्ति आसानी से अपना काम कर सकता है। इसके साथ ही दूसरा अगर आप देखें, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बाहर से जो लोग आ जाते हैं, क्योंकि राज्यों के अंदर जब एग्रीकल्चर सीजन होता है तब दूसरे राज्यों से सस्ती लेबर जो आ जाती है वो इसलिए आ पाती है क्योंकि एग्रीकल्चर वो जो नरेगा का उनको काम लोगों को मिल रहा होता है और वो जो सस्ती लेबर होती है वो उनकी जगह एग्रीकल्चर का काम कर रही होती है। तो ये भी एक नया प्रावधान किया गया है। इसके साथ भी और भी जिस प्रकार इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अभी 60-40 का कर दिया है, राज्यों के ऊपर भी 40% का उनकी लाइबिलिटी बढ़ाई गई है कि आप 40% पैसे देंगे तो उसके लिए भ्रष्टाचार भी कम होगा और इसके साथ ही प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग हो सकेगी और राज्य सरकारें जो हैं वो तरीके से इसके अंदर इंटरेस्ट लेके काम करेंगी ताकि जो विकसित भारत का 2047 का जो विजन है वो इस योजना के तहत पूरा हो सके। राजस्थान की आपने चर्चा करी और राजस्थान में एक मुद्दा जो लगातार गरमाया हुआ है, अरावली। मैं उस पे आपसे अब तक का पूरा एनालिसिस चाहूंगा क्योंकि विपक्ष भी बहुत कुछ बोल चुका है, अब सरकार के भी बयान आ चुके हैं, जनता के अंदर भी एक तरीके के सेंटीमेंट्स है, कोई गुस्सा है, कोई नाराज है। आप एक बार पूरी स्टोरी को हमारी जनता के सामने रख दीजिए। देखिए, अरावली को लेकर 1995 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी और अभी हाल ही में 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। बात क्या है, अरावली कोई नई नहीं है, 2 अरब साल से धरती पर मौजूद है। राजस्थान के अंदर अरावली का एक सिग्निफिकेंट रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये यहाँ की जीवन रेखा है, क्योंकि राजस्थान को 2 भागों में बांटने का काम अरावली करती है। अब अगर आप देखें कि जिस प्रकार लोगों ने भ्रम फैलाया, क्योंकि पहले सबसे पहले 20 नवंबर को फैसला आया, उसके बाद में 26-27 नवंबर को एक अखबार ने बेहद सिलेक्टिवली, अब चूंकि फैसला था, फैसले के अंदर सबसे पहले मैं दूसरी बातें आपको बता दूं, 100 मीटर की परिभाषा और ये तो अलग था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारंडा के अंदर जिस प्रकार से खनन हो रहा है उस वाले आधार के ऊपर आप नए तरीके से कानून बनाएं और नए तरीके से प्लान बनाकर आप खनन की अनुमति दें। इसके साथ ही नए खनन पट्टे जारी करने पर, लीज जारी करने पर रोक लगा दी गई। पुराने जो लीज जारी हैं उनको रिन्यू करने पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही जो कैप लगाया गया, जो हाइट का जो है कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां, अब 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां वो डिटरमाइन करने का काम डिपार्टमेंट का है कि वो कैसे उसको डिटरमाइन करेगा, कैसे उसकी लंबाई नापेगा, कैसे उसकी चौड़ाई नापेगा। और 2 पहाड़ों के बीच में अगर 500 मीटर का गैप है तो उसको अरावली माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही। अब लेकिन लोगों का क्या है कि विपक्ष का मेनली कि विपक्ष कैसे भी करके डिस्टोर्ट करके फैक्ट्स को प्रेजेंट करता है। लोगों को अचानक से लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, बल्कि अगर आप देखेंगे राजस्थान में अरावली के अंदर बहुत ज्यादा खनन होता आया है। 1906 से अरावली में खनन जारी है और लगातार हो रहा है। अरावली के अंदर काफी ज्यादा मिनरल्स भी मिलते हैं, काफी ज्यादा नदियां भी निकलती हैं, पहाड़ भी हैं, यहाँ अच्छे खासे किले बने हुए हैं, अच्छे खासे मंदिर हैं अरावली में। ऐसे ही कोई आधी रात को नहीं तोड़ देगा। और जिस प्रकार से कह रहे हैं कि अरावली कल ही खत्म हो जाएगी, अगर मैं आज ही एक डेटा देख रहा था कि अगर आप तरीके से भी ढंग से भी खोदने की कोशिश करते हैं तो भी अरावली को आपको पूरी खोदने में लाखों साल लग सकते हैं, लाखों साल, कोई आधी रात का काम नहीं है। दूसरी बात, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस बार पर्यावरण वाले दिवस वाले दिन ग्रीन वॉल की बात कर रही है। ग्रीन वॉल का प्रोजेक्ट कई सालों से लागू है और अब इसको धरातल पर उतारने की बात हो रही है कि अब अरावली के दोनों तरफ 5 किलोमीटर लंबी एक वो बनाई जाएगी, ग्रीन वॉल बनाई जाएगी, पौधारोपण किया जाएगा। उस पौधारोपण करने के बाद में आप स्वयं सोचिए, एक तरफ सरकार पौधारोपण की बात कर रही है तो ऐसे थोड़ी अरावली को खोद लेने दिया जाएगा। और अभी पर्यावरण मंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं कि महज 0.19% हिस्सा ही है जो खनिज के लिए खुला है, इसके इतर बाकी सारा हिस्सा संरक्षित है।
अब ये जो लोग भ्रम फैलाते हैं या जो कुछ भी है, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, वो उनको पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। और ये जो इनका एजेंडा है, ये लंबे समय तक नहीं चलता। अगर आप देखेंगे तो अब तक जनता समझ चुकी है, क्योंकि जब दूसरी तरफ से फैक्ट्स आने शुरू हुए, तब लोगों को समझ में आ गया कि ये महज एक बरगलाने वाला मुद्दा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अरावली को इतना ढंग से एक्सप्लेन करा। एक आखिरी सवाल के साथ इस वार्ता को खत्म करेंगे। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है इस समय, वो जर्मनी में है और उनके दो बयान बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है और ईडी सीबीआई एक तरीके से विपक्ष के ऊपर हथियार का काम कर रही है। ये दो बयान उन्होंने हाल ही में जर्मनी के अंदर दिए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? अब आप इसको कैसे देखते हैं? आप देश के बाहर जाके देश के खिलाफ बातें करेंगे तो इनको कैसे देखना है? राहुल गांधी को सीरियसली देश ने लेना 2019-20 के बाद में ही छोड़ दिया है। राहुल गांधी उलझुल बयान देते रहते हैं, डेड इकोनॉमी जैसे बयान वो संसद के बाहर खड़े होकर देते हैं। देश के अंदर वो किसानों को बरगलाने का काम करते हैं। अब वो देश के बाहर देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, सफल नहीं होंगे। उनको जो सुनने वाले लोग आए हैं वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के लोग हैं, वो जो कांग्रेसी विचारधारा को या कांग्रेस को फंडिंग देते हैं और उनको कांग्रेस कोई ना कोई बेनिफिट देती है, वो वाले लोग हैं जो राहुल गांधी को वहां सुनने आए हैं। और राहुल गांधी वो बातें जब उन लोगों के सामने बोल रहे हैं तो एक प्रकार से कांग्रेसियों को ही समझा रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और कहाँ देश के अंदर आप जब जर्मनी में जाके बोल रहे हो, आप देश में खड़ा होकर ऐसी बातें बोल देते हो और आप कह रहे हो कि देश के अंदर गड़बड़ियां चल रही हैं, देश को संविधान खतरे में है। अब संविधान खतरे में होता तो आपको पकड़ के अभी जेल में डाल दिया जाता। आपकी दादी ने 2 साल तक इमरजेंसी लगा के रखी थी पूरे देश में, 1975 में लगाई थी, 1977 में खोली थी। तो ये बात देश जानता है, समझता है कि इनकी सोच क्या है, इनकी विचारधारा क्या है। थोड़ा सा आपको टोकूंगा मैं। संविधान खतरे में एक बात है, और अभी हालिया एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें तेलंगाना सरकार ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के कुछ कानून में फेरबदल कराया। एक बार अगर आपको ज्ञात हो तो एक बार आप बताएं उसमें क्या है, और संविधान खतरे वाली बात करने वाली पार्टी कैसे कदम उठा रही है, ये भी हमारी जनता को बताएं। ये तो आप देखिए कि ये कानून तो चलिए, फिर भी क्या है कि कांग्रेस पार्टी गाहे बगाहे ऐसे कानून लाती रहती है। आप कांग्रेस पार्टी के कहीं भी किसी भी राज्य में चले जाइए, आप पहले अशोक गहलोत की अगर हम राजस्थान की बात करें, कई लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया, सोशल मीडिया पोस्टों के बहाने लोगों को उठा लिया जाता था, काले शर्ट नहीं पहनने देते थे। सचिन पायलट के नारे अगर गहलोत के सामने कोई लगा देता था, चाहे कांग्रेसी हो, उसको उठा लिया जाता था। ये संविधान खतरे की बात करते हैं। कर्नाटक की अगर मैं आपको बात, तमिलनाडु के अभी हाल ही की बात बताऊं, तमिलनाडु में एक फैसला कोर्ट ने दिया कि वहां मंदिर है, मंदिर में दीपक जलाना है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि कैसे भी करके इनके सांसद, कांग्रेस के सांसद सभी इकट्ठा होके और विधानसभा अध्यक्ष के पास जाते हैं कि हमें जज का रिमूवल करवाना है। ये संविधान खतरे की बात करते हैं। इन लोगों ने आज तक कौन से लोगों का या कहें कि ऐसे कौन से फैसले इन लोगों ने नहीं लिए जो देश को, संविधान को कमजोर करने का काम करते हो। आरक्षण के ऊपर हो, जातिगत जनगणना के ऊपर जिस प्रकार के बयान देते हैं, आप दूसरे जितने भी संविधान के अंदर जो बदलाव अभी किए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए हैं, उनको लेकर अगर आप देखें, कांग्रेस पार्टी का इतिहास कितना ज्यादा कैसा रहा है, ये पूरा देश जानता है, समझता है। इनका काम है कि ये क्योंकि अभी फ्रस्ट्रेटेड है, इनके पास कहीं सत्ता नहीं है, कुछ राज्यों में जरूर इनके पास सत्ता है, वहां इनकी ईवीएम अच्छी काम कर रही है, बाकी जगह इनकी ईवीएम खराब हो गई है, बाकी जगह इनके वोट चोरी हो गए। तो कांग्रेस खुद डिलेमा में है, और मैं आपको आज भी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस टूटेगी और उसके बाद एक मजबूत विपक्ष निकल कर आएगा। तो उस चीज से हमें खुशी होगी। अभी जो पार्टी की जो हालत है कांग्रेस पार्टी की, उसको देखकर दया आती है कि कैसी हालत हो गई है ग्रैंड ओल्ड पार्टी की। एओ ह्यूम ने कुछ सोच के बनाया होगा पार्टी को, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे लोग आगे लेकर आए, और उसके बाद भी इंदिरा गांधी ने अच्छे से संभाला। यहाँ तक कि राजीव गांधी के समय तक भी कांग्रेस ठीक ठाक हालत में थी, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस लगातार बुरे दौर में है। राहुल गांधी जी की माताजी सोनिया गांधी ने भी संभाला है पार्टी को, राहुल गांधी जी भी संभाल रहे हैं, अभी प्रियंका गांधी भी आई हुई है, और ये अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। तो इन्होंने पार्टी की जो हालत कर दी है, इनका खुद का संविधान खतरे में है, ये बात बिल्कुल सही है, देश का संविधान खतरे में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हर बार बहुत मज़ा आता है आपसे बात करके, हमारी जनता को भी जानकर चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ।
मैं अक्षत पारिक कोरेटिक से।